मैं अपने गांव लौटा और 800 एकड़ कमल के खेत पट्टे पर लिए। पौधे लगाते ही पड़ोसी ने 3000 बत्तखें मेरे तालाब में छोड़ दी। उन्हें पौधों को रौंदते देख पड़ोसी ताली बजाकर बोले, देखो ये कितनी चंचल है। मैं चुप रहा। हर दिन मैं बस तालाब में हाई प्रोटीन चारा डालता रहा। 40 दिन बाद उसकी एक भी बत्तख नहीं बची, सब भाग गईं। एक सुबह पड़ोसी झाओ मंचुंग ने अपनी छड़ी से 3000 जंगली बत्तखों को मेरे 800 एकड़ के कमल तालाब में हाँक दिया। मुझे देख वह गरज कर बोला, मेरे हालात तंग हैं और बाड़े का पानी खराब है, अपना तालाब उधार दे दे। करछुल पर मेरी उंगलियां कस गईं। मुझे पापा की आखिरी बात याद आई, झाओ मंचुंग गांव का सबसे बेशर्म आदमी है, उसे झगड़ा मत करना। मैंने अपना गुस्सा निगल लिया और जबरन मुस्कुराया। झाओ चाचा, मैंने अभी अभी कमल के पौधे लगाए हैं, अगर हजारों बत्तखें यहाँ से गुजरेंगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चिंता मत करो, कुछ बत्तखें कितना खा लेंगी, इसे मुफ्त जुताई और खाद डालने जैसा समझो। और फिर 800 एकड़, तुम्हारे पास बहुत जगह है। ठीक है, जैसा आप कहें। उसने कहा कि जब बत्तखें अंडे देना शुरू करेंगी तो वह कुछ अंडे ले आएगा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पहले ही कंधे पर कोड़ा रखकर चलता बना। मैं किनारे पर खड़ा होकर देखता रहा कि वे बत्तखें अपनी चौड़ी चोंच से ताजे उगे कमल के पौधों को नोच रही थीं। कटी हुई जगहों से सफेद रस टपक रहा था। कुछ ही देर में वहां एक भी साबुत पत्ता नजर नहीं आ रहा था। उथला पानी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था, जैसे अभी अभी खेत जोता गया हो। मैं नीचे बैठ गया और कीचड़ से एक टूटी हुई कमल की डंडी निकाल ली। उसकी ठंडी फिसलन भरी एहसास ने मेरी मुट्ठी कस दी। उस तालाब पर 70,000 कमल बीजों, 10,000 मजदूरी, 8,000 खाद और 2 महीने की मेहनत, सब बर्बाद हो गया। लिंगनान में काम कर रहे माता पिता ने मेरी वापसी के लिए 1.4 लाख युआन भेजे थे। पापा के आखिरी शब्द थे, मेहनत करना, डरो मत। उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं हुई, बस 3 शब्द भेज दिए, यहाँ सब ठीक है। अगले दिन गांव की मुखिया हे युलान कुछ भाप में पके हुए बंस लेकर आ गई। उन्होंने तालाब में भरे बतखों को एक नजर देखा और लंबी सांस ली। वो झाओ मंचुंग का परिवार है ना, उनका तो बड़ा इतिहास है। पिछले साल उन्होंने अपनी बतखें ओल्ड सन के धान के खेत में घुसा दी थीं और लगभग कटाई के लिए तैयार पूरा खेत बर्बाद कर दिया था। ओल्ड सन ने गांव में शिकायत की, लेकिन उल्टा उससे 300 युआन ऐंठ लिए गए। उसका बेटा जाओ श्याओ बियाओ भी कुछ कम नहीं है। वो बाप बेटे की जोड़ी है, उनसे पंगा मत लेना। अगर सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा तो कुछ दिन के लिए शहर में जाकर रह लो, नजरों से दूर, दिल से दूर। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मैं गया नहीं। अगर मैं चला जाता तो तालाब का तो काम तमाम हो जाता। उस शाम मैंने अपने पुराने दोस्त जो लांग को फोन किया। वह शहर में एक कृषि आपूर्ति की दुकान चलाता है। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। सीधे नहीं कर सकते तो घुमा के करो, कल मेरी दुकान पर आ जाना। जोलांग की दुकान शहर के किनारे पर है, 2 हिस्सों में फैली हुई, और वहां हमेशा उर्वरक और कीटनाशक की मिलीजुली गंध फैली रहती है। उसने शेल्फ के नीचे से एक बोरी घसीटी, उसकी गांठ खोली और हल्के पीले रंग की गोलियां बाहर गिर गईं। ये व्यावसायिक फार्मों के लिए उच्च प्रोटीन बत्तख चारा है, 30% प्रोटीन। यह उन्हें मोटा करने के लिए है। मैंने एक मुट्ठी भर ली। मछली जैसी गंध वाली गोलियां थीं। इन्हें खिलाने का क्या फायदा? बत्तखें खाना याद रखती हैं, रोज अच्छा दोगे तो वे इसे घर समझेंगी। साधारण अनाज उनके लिए बेकार है। इस चारे में आकर्षण है, वे खींची चली आएंगी। मेरी उंगलियां चारे पर कस गईं। मैं ये कैसे करूं? हर शाम 6 बजे जब झाओ ताश खेल रहा हो, किसी छिपी जगह चारा डाल देना। पहले थोड़ा, फिर धीरे धीरे बढ़ाना। 40 दिन तक ऐसा ही करना। मैं खड़ा हुआ और कुछ बोरियां अपनी 3 पहिया गाड़ी के पीछे लाद दी। मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। शाम 6 बजे सूरज नीचे था, नारंगी लाल रोशनी पानी पर फैल रही थी। मैं एक प्लास्टिक की बाल्टी लेकर तालाब के उस पार की सरकंडों वाली जगह पर गया। आसपास कोई नहीं था, बस सरकंडों में से गुजरती हवा की सरसराहट थी। मैंने चारा बिखेर दिया। हल्के पीले रंग की गोलियां पानी पर हल्की थपथपाहट के साथ गिरीं। कुछ साहसी बत्तखें पहले तैर कर आईं और सावधानी से चुगने लगीं। फिर और बत्तखें दौड़ आईं, छींटे उड़े और पल भर में सारा चारा खत्म हो गया। बत्तखें उथले पानी में ही मंडराती रहीं, अपनी चोंच से कीचड़ में खुदाई करती हुई और चारे की तलाश करती रहीं। मैं दूर से बिना किसी भाव के देखता रहा, फिर घर गया और अपनी लेजर खोल ली। खर्चों के तहत पहले दिन चारा 120 युआन। फिर नोट्स में एक पंक्ति, अनुमानित कमल तालाब का नुकसान 60,000 से अधिक युआन। दिन बीतते गए। हर शाम 6 बजे मैं बत्तखों को चारा डालता, 1 बाल्टी से 2, और फिर धीरे धीरे पूरा बोरा चारा डालने लगा। चारा जल्द खत्म हो जाता था। तिपहिए से झोउ लांग की दुकान पर 2-3 बार गया। लेजर के आंकड़े बढ़ रहे थे। दूसरे दिन 140 युआन, 5वें दिन 220 और 10वें दिन 480 युआन। तालाब के बदलाव साफ दिख रहे थे। बत्तखों के पंख चमकदार हो गए थे। वे जल्दी मोटे होकर पानी में आलस से तैरते रहते। हर शाम वे किनारे पर भीड़ लगाकर गर्दन लंबी किए बकबक करते हुए खाने का इंतजार करते। झाओ मंचुंग हर दिन टहलते हुए आ जाते और संतुष्टि से सिर हिलाते। देखो, तुम्हारे तालाब में ये बत्तखें कितनी स्वस्थ हैं। तुम कीटनाशकों पर बचत कर रहे हो, मेरी बत्तखें कीड़े खा जाती हैं, है ना? दोनों के लिए फायदेमंद। मैंने जबरन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। 12वें दिन तक तालाब के किनारे की जमीन बत्तखों द्वारा उखाड़ दी जा रही थी। उसे मजबूत करने की जरूरत थी। अगर बारिश का मौसम आ गया तो वह ढह जाएगी। मैंने 2 दिन तक हर 2 मीटर पर खूंटियां ठोककर और तार की बाड़ लगाकर किनारे को घेरने में लगा दिए, ताकि बत्तखों को कमल के पौधों से दूर रख सकूं। मेरे हाथों में छाले पड़ गए। जब वे फूट गए तो मैंने उन्हें बांध लिया और काम जारी रखा। अगली सुबह तार की बाड़ में एक बड़ा छेद था। 3 खूंटियां गिरा दी गई थीं।
बत्तखें अंदर मजे से छपछपा रही थीं। मैंने उसे ठीक कर इस्तेमाल किया। उस रात मैंने तालाब की ओर वाली खिड़की पर कुर्सी डाली और निगरानी करने लगा। रात 2 बजे एक परछाई बाड़ के पास रेंगती दिखी जो खूंटियां उखाड़ रही थीं। मैंने टॉर्च जलाई तो उसने चौंक कर ऊपर देखा। वो झाओ शियाओबियाओ था, हाथ में लोहे की छड़ लिए। हम करीब 1 मिनट अंधेरे में आमने सामने रहे। बिना कुछ कहे मैंने टॉर्च की रोशनी उस पर बनाए रखी।